केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा 23% से ज्यादा का इजाफा। रिटायर्ड लोगों को मिलेगी 24% ज्यादा पेंशन। 7वें वेतन आयोग ने दी अपनी सिफारिशें। Basic pay will start at 18,000. We have abolished the grade pay and pay band also. ग्रेड पे और पे स्केल भी खत्म करने की सिफारिश। 52 भत्ते भी किए जाएंगे खत्म। अब कम से कम 18,000 रुपए मिलेगी तनख्वाह। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश में ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की बात। वन रैंक वन पेंशन का अब सबको मिलेगा फायदा। सेना ही नहीं, सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा फैसला। इंफ्रा सेक्टर में पीपीपी मॉडल में बड़े बदलाव की सिफारिश। केलकर कमेटी ने सौंपी सरकार को अपनी रिपोर्ट। बाजार में आज रही मजबूती। सेंसेक्स ने जड़ा 13 शतक, निफ्टी ने भी मारी सेंचुरी। राजस्थान में कॉर्पोरेट दिग्गजों के लिए रेड कारपेट। 3.25 लाख करोड़ निवेश के समझौते संभव। मोदी जी एक और बात सुन लो, भारत के पार्टी को बात सुन लो, मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे। इंदिरा गांधी की जयंती पर राहुल की ललकार। पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा गलत हो तो गिरफ्तार करके दिखाएं। शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी गिरफ्तार। जांच एजेंसियों से सच छुपाने के आरोप में सीबीआई ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत सारी खुशखबरियां आपके लिए इस बुलेटिन में आगे, लेकिन थोड़ी सी उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दूसरी सुर्खियों पर। डॉक्टर रेड्डीज की वित्तीय सेहत पर उठे गंभीर सवाल। कंपनी की सफाई, कुछ भी नहीं किया गलत। मैं शादी जब करूंगा जब ओलंपिक में से मेडल आ जाएगा। महिला पहलवान गीता फोगाट ने खोले कामयाबी के राज। आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास बातचीत में कहा ओलंपिक पदक जीतने के बाद ही करेंगी शादी। और बिल्डरों के लिए इस बार की दिवाली रही फीकी। त्योहारों में नहीं बिके घर, लुभावने ऑफर भी गए बेकार। सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं। दिवाली के बाद सरकार के इस तोहफे से 1 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। सरकारी नौकरी में अब तक कम से कम 18,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड लोगों की पेंशन में मोटी बढ़ोतरी की सिफारिश की है। यहां पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ा दी है। तो 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन जस्टिस ए.के. माथुर से हमने की है खास बातचीत। हमारे सहयोगी दीपक साहू पहुंचे उनके पास। सबसे पहले सिफारिश में सबसे बड़ी तो ये है कि बेसिक पे जो है हमने 18,000 फिक्स की है मिनिमम पे, और उसके साथ के अंदर ग्रेड पे और वो पेमेंट सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया है और ग्रेड पे सब्ज्यूम कर दी है बेसिक पे के अंदर जो 18,000 चालू की है, और उसका 14.27% रेज है। उसके साथ के अंदर जो है हाउस रेंट बढ़ जाएगा, उसके साथ में बच्चों के एजुकेशन का अमाउंट बढ़ जाएगा, और उस प्रोपोर्शन में सारी बढ़ोतरी हो जाएगी। कुल मिलाकर जो सिफारिशें हैं सर, कितना फिस्कल जो है यहाँ पर मॉनिटरी लेवल कितना सरकार को कितना बोझ पड़ेगा? सरकार पे कुल मिला के 1,02,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। उसमें कुछ 75 करोड़ तो सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और बाकी का रेलवे का होगा। तो मतलब हाउस रेंट अलाउंस पे काफी यहाँ पर लोगों की नजरें थी सर, उसमें किस तरह की सिफारिशें हैं? हाउस रेंट में चूंकि बेसिक पे बढ़ गई है तो हाउस रेंट को हमने रिड्यूस कर दिया है। हाउस रेंट जो पहले जो था 30% था,
उसको हमने जो है रिड्यूस करके 24% कर दिया है और वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका डीएनएस बढ़ेगा तो वो रिवाइज हो जाएगा। तो पहली बार आपने परफॉर्मेंस रिलेटेड पे की बात की है, इससे किस हद तक लोगों को फायदा हो रहा है? परफॉर्मेंस रेट पे तो उसके लिए कि परफॉर्मेंस अगर जो आदमी करेगा उसके हिसाब से उसको जो है उसकी रेम्यूनरेट किया जाएगा उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। वो जो है अलग से डिस्पेंसेशन दिया गया है, वो अलग से डील किया गया है डिटेल के अंदर। वो कैसे नॉर्म्स ले डाउन करेंगे वो डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट में। एक काफी अहम सिफारिश करी है आपने, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर दायरा काफी बढ़ाया है, उसमें क्या मोटा मोटी? 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर दायरा यही है कि चाहे कोई भी सिविलियन हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस का आदमी हो, उन सबको 1 रैंक 1 पेंशन दी जाएगी। आज से अगर 10 साल पहले कोई आदमी सिविलियन में रिटायर हुआ है और आज रिटायर है, उनकी दोनों की पेंशन बराबर रहेगी। उसके लिए डिस्पेंसेशन ये दिया गया है कि मान लीजिए कोई आदमी आज रिटायर हुआ आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले जो ऑफिस सुपरडेंट था, तो उसके ऑफिस सुपरडेंट की पे आज की जो लास्ट पे जो रिटायर हुआ थी उसकी पे इस पे मैट्रिक्स में ली जाएगी मिनिमम पे, और कितने साल वो वहाँ पे ऑफिस सुपरडेंट रहा तो उसमें कितने इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 3% ड्रॉ किए हैं, तो वो 3% ऑफ रेट कैलकुलेट करके और टोटल अमाउंट जो आएगा उसका 50% उसको दिया जाएगा। प्राइवेट क्षेत्र के मुकाबले यार लिक्विडिटी बढ़ाने को टॉप बैंड पर यहाँ पर सैलरी आपने काफी इजाफा किया है, यहाँ पर किस हद तक क्या सेटिस्फाइंग हो गया है कुल मिला के? ये जहां तक अपेक्स स्केल का सवाल है, अपेक्स स्केल को चूंकि हमने आईएम की रिपोर्ट मांगी थी, आईएम ने रिपोर्ट में दी है कि हायर ऑफिसर्स जो हैं वो प्रॉपरली रेन्यूमरेटेड नहीं है विजा वी दी मार्केट फोर्सेस, तो उसके लिए हमने 2,25,000 तक दी है अपेक्स स्केल, और कैबिनेट सेक्रेटरी की दी है 2,50,000। एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर, मेडिकल को लेकर सरकारी कर्मचारियों का हमेशा से यहाँ पर कंसर्न रहा है, इसमें क्या आपने कुछ खास सिफारिश? मेडिकल के लिए हमने सबसे बड़ी सिफारिश की है कि मेडिकल के लिए जहां तक पॉसिबल हो सरकार को इंश्योरेंस पे कर देना चाहिए, ताकि सरकार की लायबिलिटी खत्म हुए, हर आदमी अपना इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट करे और सारा इंश्योरेंस कंपनी इसको डील करे। जब तक इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो जाती है, वो जितनी भी जो सीजीएच स्कीम है वो एक्सटेंड की जावे, और जितनी भी जो इनके मेडिकल के जितनी भी जो यूनिट्स जो रिकॉग्नाइज की हुई हैं वो सीजीएचएस उनको पेमेंट रीइंबर्स करें। सबसे पहले बात की है जस्टिस ए.के. माथुर ने सीएनबीसी आवाज से, लेकिन इस बीच वित्त मंत्री के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से 1,02,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। The total monetary impact of this on the finances of the union government entirely, and this does not include PSUs or autonomous bodies, only the central government, and I'm giving it in approximation, is 1,02,000 crores. तो बहुत बड़ा तोहफा कह सकते हैं आया है केंद्र सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तौर पर, जहां पर सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। 1 करोड़ से ज्यादा यहां पर जो परिवार हैं उससे लाभान्वित होंगे, और कुछ कुछ बातें हैं जो हमने कहा कि ये तो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी अच्छी। चले तो इस सारी बातों पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ हैं इंडिया रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत, साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी और संवाददाता दीपक साहू। यहां पर नीरज सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि एक टर्म आया कि पे स्केल और पे ग्रिड खत्म कर दिए गए, इसको थोड़ा आप समझाइए कि इसका मतलब क्या होगा। पे स्केल और पे ग्रेड का मतलब ये होता है कि अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें एक पे स्केल बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सिटीज के जो लेक्चरर होते हैं उनको 8,000 से 13,000 का एक पे स्केल बनाया गया, उसके बीच बीच में इंक्रीमेंट्स होते हैं जो वो बढ़ते जाते हैं, जब 13,000 तक पहुंच जाते हैं तो सैलरी रिवीजन का समय आ जाता है, इसको खत्म कर दिया गया है। ग्रेड पे वो होती है कि एक ही ग्रेड पे तमाम सारे लोग होते हैं लेकिन उनकी सर्विस लेंथ कम होती है, तो उसको मैच कर दिया गया, वो उनको मिक्स करके एक बना दिया गया था, लेकिन अब वो खत्म कर दिया। तो स्केल भी नहीं होगा, ग्रेड भी नहीं होगा। आप साधारण भाषा में इसको समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में सीटीसी का मॉडल चलता है, कॉस्ट टू कंपनी, उसकी तरफ अब ये सीधे सीधे पहुंचने की दिशा में है। हाँ नीरज, इसके अलावा यहाँ पर अब जब ओआरओपी की बात हो रही है, वो बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, क्योंकि एक तरफ तो जहां सेना के जवान उसके लिए मिन्नत कर रहे थे और अब तो वो सबको मिलने जा रहा है, इससे क्या समझे?
ये बहुत बड़ा कदम है और मैं कहना चाहूंगा कि इसके राजनीतिक मायने भी होंगे, क्योंकि ओआरओपी जो था, वन रैंक वन पेंशन, इसके लिए इतने आंदोलन डिफेंस के लोगों ने किए थे, अब ये सबको मिलेगा। तो जो सिविलियन की एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो 10 साल 20 साल पहले रिटायर हुए हैं और जो अब रिटायर हो रहे हैं एक ही पद से, उनके बीच में पैरिटी होगी। और जो नया मैट्रिक्स लाया गया है इसके आधार पर होगी, जो कि अभी की जो लेटेस्ट रिटायरमेंट होगा उसके मैट्रिक्स में 3% का जो इंक्रीमेंट है उसको जोड़ के उसके 50% के बराबर की सैलरी 10 साल पहले 20 साल पहले रिटायरी को भी दी जाएगी। ये बहुत बड़ी एक कदम कह सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में पेंशनर्स इसका फायदा उठाएंगे और ये निश्चित तौर पर मैं इसको एक राजनीतिक कदम के तौर पर भी देखता हूं। बिल्कुल। देवेंद्र पंत जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी, सरकार पर अगर हम बोझ की बात करें तो 1,02,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। अब इसे किस तरह से देखा जाए, खासतौर से अगर हम फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें, काफी बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। फिस्कल डेफिसिट जो 3.9% से घटाकर 3.5 पर लाना है, वही एक तरह से चैलेंज है। अब इसको कैसे सरकार फिक्स करेगी? देखिए, अगर ये 1,02,000 करोड़ की बात करें तो ये सीधा सीधा बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन जो कहते हैं उसके हिसाब से 0.64% होता है जीडीपी का। इसमें यह है कि जो 1,02,000 करोड़ सरकार की तरफ से जो पे किया जाएगा, उसमें एक तो सरकार को इनकम टैक्स मिलेगा और दूसरा क्या है कि आप देखें कि अगर आमदनी 1 रुपया बढ़ती है तो वो सारा का सारा ना सेविंग्स में जाता है, ना सारा वो आपका कंजम्पशन पे जाता। तो इससे क्या होगा कि एवरेज अगर हम 60% कंजम्पशन माने, जिसे इकोनॉमिक टर्म में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, 0.6 का, तो लगभग 60,000 करोड़ का डिमांड बूस्टर मिलेगा केवल केंद्र सरकार की तरफ से, उनके एम्प्लॉय की तरफ से। और जब वो पैसा खर्च किया जाएगा तो उस पे उपभोक्ता सर्विस टैक्स भी पे करेगा, उस पे उपभोक्ता एक्साइज ड्यूटी भी पे करेगा। तो एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से यह है कि चाहे डायरेक्ट इंपैक्ट 0.64% का है, परंतु सरकार को क्योंकि एक्साइज और इनकम टैक्स की तरफ से सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, तो तकरीबन 0.5% ऑफ जीडीपी जो है वो केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। परंतु जो है वो पूरा जो डिमांड बूस्टर कह लीजिए या फिस्कल इंपैक्ट, वो केवल केंद्र सरकार तक निर्भर नहीं है। ये जो है इसके बाद हर राज्य सरकार अपना एक कमीशन या एक कमेटी बिठाएंगी, राज्य सरकारों के एम्प्लॉय जो है उनका सैलरी बढ़ेगा, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ेगा, उसके बाद पीएसयूज का सैलरी बढ़ेगा, उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सरकार से रिलेटेड, सबका सैलरी बढ़ेगा। परंतु केवल अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करें तो जो डिमांड बूस्टर जो इकोनॉमी में आने वाला है इसके बाद, वो तकरीबन आपका 2 लाख करोड़ से ज्यादा का आने वाला है। बड़ी रकम, और इस बहुत बड़ी रकम है। और ऐसे समय जिस समय इकोनॉमी में डिमांड जो है वो बिल्कुल लगभग कोलैप्स हुई है, उस जो गिरती हुई डिमांड है उसको सपोर्ट देने के लिए ये, चाहे आप कहें फिस्कल स्टिमुलस या वेतन आयोग, परंतु इसको ये कहना कि ये स्टिमुलस है क्योंकि ये एक परंपरा है जो 10 साल में एक बारी होती है, तो ये जो है। परंतु उसका सबसे बड़ा असर जो है वो है कि जिस तरह से हम लोगों की लॉन्जिटिविटी या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो पेंशन बिल सरकार का जो है वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने वाला है। तो अगर पेंशन बिल पे इसका बढ़ने का क्या विपरीत एक इम्पैक्ट देखेंगे उसके लिए आपके पास आते हैं, लेकिन आपने जो थोड़ी अच्छी बात कही कि एक बूस्टर डोज तब मिलेगा, इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम होगी। यहां पर एक और खबर है जिसपे हम जरूर चर्चा कर लें। दीपक हमारे साथ हैं दिल्ली से। दीपक, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी यहां अच्छी खबर आई है क्योंकि ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की बात की गई है। इसमें और क्या डिटेल्स है, कितना बड़ा फैसला है? जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को तो एक तरह से बूस्टर डोज दिया ही दिया है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत यहाँ पर है। जिस तरह से ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई गई है, 10 से बढ़ाकर 25 लाख करने की सिफारिश की गई है। इससे स्पष्ट लगता है कि जो जस्टिस माथुर कमेटी है उसका स्पष्ट ये संकेत है कि जो ओवरऑल जो अक्रॉस द बोर्ड स्पेक्ट्रम जो है, न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर बूस्टर डोज
से यहाँ देना जरूरी है। जिस तरह से ग्रेच्युटी की सीमा को लेकर यहाँ पर लगातार विवाद होता रहा है कि प्राइवेट जो सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उसको उतना फैसिलिटीज, चाहे वो आप सैलरी के टर्म्स में बात करें या फिर ग्रेच्युटी के टर्म्स में बात करें, उसमें उतना कमेंसुरेट नहीं होता है। तो कुल मिला के जो सिफारिश आई है 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की सिफारिश की गई ग्रेच्युटी, उससे कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी काफी बड़ा स्टिमुलस है। यहाँ पर ओवरऑल जो है ग्रेच्युटी, जिससे प्राइवेट यहाँ पर सेक्टर्स में जॉब चेंजेस भी लगातार होते हैं, उससे भी ग्रेच्युटी अमाउंट जो लिंक्ड होता है, तो काफी बड़ा स्टिमुलस यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए भी है कुल मिला के इस पर्टिकुलर ऐलान से। जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज से तो बूस्टर है ही, लेकिन पंच जी यहाँ पर जैसे कि हम बात करें थे कंजम्पशन फैक्टर काफी हद तक बढ़ जाएगा, इकोनॉमी के लिए एक तरह से बूस्टर है, लेकिन आपने मेंशन किया कि पेंशन का एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ जाएगा। इसे आप कैसे समझाएंगे और इसका विपरीत इफेक्ट हम क्या देखेंगे? देखिए, अगर हम देखें जिस हिसाब से आज से 10 साल पहले और अभी के बीच का अंतर देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हर साल कोई तकरीबन आधा साल के करीब की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसके हिसाब से क्या है कि लोगों का जो पेंशनेबल लाइफ, और ये अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के आदमी, चाहे हम कितना पॉल्यूशन की बात करें, बाकी चीजों की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है। तो वो पेंशन जो है, अब एक तो जिस हिसाब से OROP की बात की गई है, एक तो ये है कि इसको किस तरह से फिक्स किया जाएगा, क्या अभी जो है उसको वो और अगले 10 साल तक, जब तक अगला वेतन आयोग आता है तब तक उसी तरह से चलेगा। और उसके हिसाब से जो पेंशन बिल सरकार का है वो बहुत बढ़ने वाला है। कुछ उसमें से जितना सरकार देगी उसमें से इनकम टैक्स और कंजम्पशन टैक्सेस के थ्रू सरकार को वापस मिलेगा, परंतु ये आशंका पहले से भी जताई जा रही थी कि जिस हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, पेंशन बिल बढ़ने वाला है। परंतु इसमें एक चीज हमें ये ध्यान देनी चाहिए कि 2004 से केंद्र सरकार में जो भी नए एम्प्लॉय हैं वो सब न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आए हैं, और उसमें जो है ये फिक्स्ड पेंशन लागू नहीं होती। तो ये है 2003 तक के जो एम्प्लॉय सरकार में थे वो जब तक रिटायर होंगे और जब तक वो रहे तो उनको पेंशन OROP के हिसाब से मिलेगी। कुछ इससे डिमांड बूस्टर मिलेगा, कुछ इससे सेविंग को बूस्ट मिलेगा। तो कुछ जो सरकार देगी उसमें से कुछ हिस्सा 25% या 30% तक जो हिस्सा जो सरकार की पेमेंट है वो सरकार को वापस टैक्सेस के रूप में आएगा। परंतु एक चीज, लोग थोड़ी सी आशंका ये भी है कि इससे महंगाई पे क्या असर पड़ेगा। इस समय जिस समय इकोनॉमी में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अगर हम WPI की बात करें वो नेगेटिव में है, डिफ्लेशनरी जोन में है, प्राइसिंग पावर जो है वो उतनी मैन्युफैक्चरर के पास इस समय नहीं है, तो इमीडिएटली उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ने का कुछ उम्मीद नहीं है। परंतु अगर हम सप्लाईज को ऐड नहीं करते तो हो सकता है आने वाले समय में 6 महीने या साल थोड़ी दिक्कत हो सकती है, दोबारा शायद इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पे नीरज जी फटाफट आपके पास आता हूं, सारी बातें हमने कर ली, लेकिन इसका मार्केट इम्पैक्ट पे चर्चा करना जरूरी है। अब सरकार का ये फैसला जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश है, कल बाजार पे किस तरह का इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे? बहुत जबरदस्त और पॉजिटिव इम्पैक्ट बाजार में आएगा, क्योंकि जो प्रोपेंसिटी जो एक्सपेंडिचर है वो 0.6 जैसा अभी देवेंद्र जी बता रहे थे, मतलब ये हुआ कि 60,000 करोड़ रुपए लोग खर्च करेंगे जो सीधे सीधे बाजार में आएंगे। तो आप जहां पे जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, व्हाइट गुड्स है, टीवी, फ्रिज, स्कूटर, कार, मोटर, ये सब जो लोग खरीदते हैं, खाने पीने में खर्च करते हैं, ये सारा मार्केट में आएगा। तो इसमें तमाम सारी बाजार में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, और बाजार के लिए निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा, और शायद इसका रिफ्लेक्शन आपको कल के जब बाजार खुलेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि बाजार की आज की तेजी भी जारी रहे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपिन, साफ तौर से बहुत अच्छी खबर कहेंगे कि बिल्कुल सबके लिए। अगर मैं आखिरी पॉइंट ही पकड़ लूं, नीरज जी कह रहे हैं कल बाजार पे भी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो नो डाउट तोहफा है ही, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हमने बात कर ली कि ग्रेच्युटी की सीमा, तो ओवरऑल सबके लिए ये आज मुस्कुराने वाला करने की कोशिश तो की गई, लेकिन सरकार पे जो बोझ पड़ रहा है वो कैसे सरकार हैंडल करेगी? जी हाँ, सरकार उसको भी हैंडल करने के लिए जरूर कोई प्लान मन में रख रही होगी, लेकिन फिलहाल तो खुश होने का मौका तो खुश हुआ जाए। चलिए इसी खुशी में यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे इंफ्रा सेक्टर में PPP मॉडल में बड़े बदलाव की क्या सिफारिशें आई हैं। साथ ही बाजार में क्यों रही आज शानदार तेजी, बताएंगे ब्रेक के बाद।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल में सुधार के लिए बनी केलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है और 10 सदस्यीय केलकर कमेटी ने पीपीपी मॉडल में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय ने केलकर कमेटी की सिफारिशों पर जल्द ही कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। Committee has held detailed deliberations. The committee has also had very wide stakeholder consultations with various stakeholders and other experts in the field. And today they have submitted the report to the finance minister. We will go through the report and the government will take decisions on the recommendations of the committee as early as possible. We just submitted a report to the government. And it's really Ministry of Finance will give you a briefing. चलिए बात करते हैं बाजारों की, जहां आज अच्छे ग्लोबल संकेत के दम पर अच्छा जोश भी देखने को मिला। निफ्टी 7,850 के करीब पहुंचकर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 350 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल जानने के लिए अब हम बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल, ओवरऑल आज का पूरा कारोबार देखें तो कैसा रहा? 3 बजे से बाजार में आज तेजी आई। पहला तो फेड की मीटिंग के मिनट्स के बाद अमेरिकी बाजारों में उछाल आया और ये लगा कि दिसंबर में ब्याज दरें तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे ये बाजार को पसंद आया। दूसरी वजह ये थी कि पेरिस में जो आतंकवादी हमले हुए और जिसकी वजह से कल बाजार में बड़ा डर था, तो कल बाजार बंद होने के बाद कहीं कोई बुरी खबर दुनिया भर से आई नहीं। और तीसरा बड़ा पॉजिटिव ये था कि एफआईज की बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में अब भी हैं, लेकिन वायदा कारोबार में कल एफआईज ने खरीदारी की थी। तो ये 3 फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने बाजार में आज जोश भरा। शुरुआत हुई हरे निशान के साथ और उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, लगातार तेजी और पूरे दिन भर अच्छी मजबूती के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर सेंसेक्स निफ्टी बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी थी, थोड़ी कम, और उसकी वजह कि दिग्गजों में ज्यादा तेजी थी, वहां शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी हुई, खरीदारी भी। और शॉर्ट कवरिंग सबसे ज्यादा कहां हुई? बैंक निफ्टी, जो बेहद कमजोर था कल, आज पूरी की पूरी भरपाई कर गया बैंक निफ्टी। 1.5% यानी कि 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर थी कमजोर शेयरों के मुकाबले में, और वॉल्यूम्स भी शानदार होते नजर आए आज बाजार में। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन अगर सेक्टर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये बताएं कि कहां हलचल थी सबसे ज्यादा? वैसे तो चौतरफा खरीदारी थी, फार्मा को छोड़ दे तो बाकी सारे सेक्टर्स आज हरे निशान में ही बंद हुए और खरीदारी बेहतरीन देखने को मिली। अब आप देखिए आईटी शेयरों में इतने दिनों की कमजोरी के बाद बड़ा उछाल, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, यहां पर तेजी होती दिखी। आईटी के अलावा जो दूसरे सेक्टर्स एक्शन में थे, ऑयल एंड गैस, रिलायंस जैसे दिग्गजों में तेजी हुई, बीपीसीएल, गेल, केन, ये सारे मजबूती के साथ बंद हुए। अब आइए बैंकिंग शेयरों पर। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी यस बड़ी तेज दौड़ लगाते नजर आए, बैंकिंग शेयरों ने भी जोश भरा। ऑटो शेयरों में भी अच्छी रफ्तार थी। आप देखिए बजाज, टीवीएस, हीरो जैसे 2 व्हीलर स्टॉक, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने त्योहारी सीजन में अच्छी बिक्री की, उसका फायदा इन शेयरों को मिला। मारुति भी मजबूत था आज के सेशन में। इन सारे शेयरों ने अच्छी रफ्तार दिखाई। मेटल शेयरों में आज खबर आई कि एल्यूमिनियम पर ड्यूटी 5% से 10% की जा सकती है इंपोर्ट पर। हिंडाल्को, नाल्को जैसे शेयर चमक गए, यहां पर अच्छी खरीदारी। सिर्फ नुकसान था आज फार्मा शेयरों में, डॉक्टर रेड्डीज नीचे बंद हुआ और यहां पर 2.5% का नुकसान था। बाकी शेयर मामूली तेजी में बंद हुए, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में जो खबर आई कि एक लॉ फर्म में अमेरिका ने इन पर इनके अकाउंट्स को लेकर कुछ सवाल उठाए, कुछ केस फाइल किया, उसके बाद स्टॉक काफी तेजी से गिरा, रिकवर होकर 2.5% नीचे बंद हुआ। और यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शादी कराने वाली वेबसाइट्स पर सरकार कैसे कर रही है सख्ती, बताएंगे आपको ये पूरी खबर ब्रेक के बाद। और बिल्डरों के लिए एक बार फिर फीकी रही दिवाली, आखिर क्यों नहीं बिके घर, देखिए आगे। सरकार ने चौथे चरण की कोल ब्लॉक नीलामी का ऐलान कर दिया है। कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि चौथे चरण में 8 ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। ये सभी ब्लॉक नॉन पावर सेक्टर को दिए जाने। उसमें जो बिड ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2015 है। ऑक्शन का आरंभ 18 जनवरी 2016 को होगा और ये ऑक्शन 22 जनवरी को समाप्त होंगे और इस प्रक्रिया को हम 10 मार्च तक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 33 ब्लॉक में से 29 ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें
लीज ग्रांट कर दी गई है। रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकारी सिक्योरिटीज या सरकारी बॉन्ड के कारोबार पर खासा असर पड़ा। हड़ताल के कारण सरकारी बॉन्ड के कारोबार 15 से 20 हजार करोड़ से घटकर 10 हजार करोड़ रुपए के करीब रहने का अनुमान है। सरकार यहां पर रिजर्व बैंक में सुधार के विरोध में आज बैंक के करीब 17 हजार कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर थे। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर ने फूड रेगुलेटर फसाई के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि फसाई को प्रोडक्ट की मंजूरी को लेकर साफ नियम बनाने चाहिए। हमारे मिनिस्ट्री का यही है कि हम एफएसआई को लगातार कहते रहें कि इंडस्ट्री को अप्रूवल्स में डिलेज आ रही हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएं, ऐसा सिस्टम जो ये डिलेज और ये अप्रूवल्स का सिस्टम इंडस्ट्री को प्रॉब्लमैटिक ना हो लेकिन फैसिलिटेट करे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट की मदद से अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पिछले दिनों महिलाओं के खिलाफ कई ऐसे हैरेसमेंट केसेस सामने आए जहां अपराधियों ने मैट्रिमोनियल साइट्स में दी गई इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाते हुए अपराध को अंजाम दिया है। सरकार ने अब इस बारे में एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है जो मैट्रिमोनियल साइट्स के लिए एक गाइडलाइन तैयार करेगी। खैर, कमेटी का फैसला आने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, पर तब तक आप कैसे मैट्रिमोनियल साइट्स का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग। टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर तो आजकल आप शादी भी नहीं कर सकते, और वैसे भी न्यूज़पेपर से मैट्रिमोनियल ऐड पढ़ना इज तो ओल्ड फैशन। इससे बेटर तो यह है किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट या फिर ऐप की मदद लें, जिससे आपका काम आसानी से भी होगा और साथ में काफी फास्ट तरीके से भी हो जाएगा। पर बाबूजी, इस राह पर जरा धीरे धीरे चलिएगा क्योंकि बड़े धोखे हैं इस राह में। धोखा नंबर 1, फेक प्रोफाइल। पूरे सोशल मीडिया पर लाखों फेक प्रोफाइल्स हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स भी इससे बची नहीं हैं। जीवन साथी की तलाश में अगर कोई फेक प्रोफाइल वाला आपके पल्ले पड़ जाए तो दिल के टुकड़े तो होंगे ही, पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो ऐसे में कैसे बचें फेक प्रोफाइल्स से? ये तो बड़ा ही सिंपल है। उसी वेबसाइट पर रजिस्टर करें जो अपने एक एक यूजर का वेरिफिकेशन करती हो। एंड माइंड यू, वेबसाइट के वेरिफिकेशन पर भी 100% भरोसा कभी भी ना करें। बेटर ये है कि दिल देने से पहले बातों ही बातों में सामने वाले की अंदर की सारी डिटेल्स अगर आप वेरीफाई कर सकें, क्रॉस चेक कर सकें, तो ज्यादा बेटर होगा। धोखा नंबर 2, प्राइवेसी को खतरा। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर धोखेबाज प्यार के जाल में फंसाकर आपकी पर्सनल डिटेल्स पता करके उनका फायदा उठाते हैं। वो चाहें तो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर लाखों का चूना लगा सकते हैं। देखिए जी, इंटरनेट पर कभी भी कोई भी चीज 101% सीक्रेट कभी भी नहीं रह सकती। ये मूल मंत्र, ये बात अगर आपने अपने दिलो दिमाग में बिठा ली तो आपका बेड़ा पार है। और वैसे भी किसी भी अनजान व्यक्ति से, फिर चाहे वो रणबीर कपूर जैसा बांका जवान ही क्यों ना हो, उसके सामने अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल्स कभी भी इंटरनेट पर शेयर बिल्कुल भी ना करें। और अपना फोन नंबर और घर का एड्रेस तो तभी किसी के साथ शेयर कीजिएगा जब आपको उस इंसान के ऊपर 101% भरोसा हो गया हो तो। धोखा नंबर 3, अनजान से सावधान। मैट्रिमोनियल साइट्स पर ढेरों अनजान लोगों में से अपने पसंद का जीवन साथी चुना जा सकता है, पर धोखे से बचने के लिए कुछ बातें ध्यान रखें। क्या आप जानते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पर होने वाले ज्यादातर फ्रॉड्स फेक NRI प्रोफाइल्स के जरिए होते हैं? तो अब इतना तो आप समझ लीजिए कि अगर आप मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए अपने लाइफ पार्टनर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो इतना तो मानना पड़ेगा कि भाई आपको अनजान लोग ही मिलेंगे। पर कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अगर अनजान ही सही, पर कम से कम अपने शहर का हो। अपने शहर का ना सही तो कम से कम किसी ऐसी जगह का हो जहां से आप अपने दोस्त या रिश्तेदारों की मदद से उसकी वेरिफिकेशन अच्छे से करवा सकें। एंड बस इन छोटी छोटी चीजों का बस आप ध्यान रखें तो इस ढेर सारे अनजान लोगों में से भी इंटरनेट की मदद से आप अपना सोलमेट बहुत ही अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं। अभिषेक तेलंग, मुंबई। चलिए, तो इन तमाम बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पे कोई सोलमेट ढूंढ रहे हैं तो। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर किए करारे वार, आखिर उनको गुस्सा क्यों आया, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।
तो क्या कहता है राहुल का एंग्री अवतार? क्या फिर से कांग्रेस में भर रहा है जोश? बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से आगे। तो यहां पर आवाज एट 9 में वक्त हो गया कि एक नजर सुर्खियों पर फिर डाल लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा 23% से ज्यादा का इजाफा। रिटायर्ड लोगों को मिलेगी 24% ज्यादा पेंशन। 7वें वेतन आयोग ने दी अपनी सिफारिशें। ग्रेड पे और पे स्केल भी खत्म करने की सिफारिश। 52 भत्ते भी किए जाएंगे खत्म। अब कम से कम 18,000 रुपए मिलेगी तनख्वाह। बाजार में आज रही मजबूती। सेंसेक्स ने जड़ा 13 शतक तो निफ्टी ने भी लगाई सेंचुरी। राजस्थान में कॉर्पोरेट दिग्गजों के लिए रेड कार्पेट। 3.25 लाख करोड़ निवेश के समझौते संभव। शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी गिरफ्तार। जांच एजेंसियों से सच छुपाने के आरोप में सीबीआई ने लिया हिरासत में। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पूरे जोश में है। आज कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चौतरफा हमला किया। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर तो देखते ही बने। ब्रिटिश नागरिकता और ब्रिटेन में कंपनी चलाकर रिश्वत लेने के बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप के खिलाफ आज राहुल गांधी का गुस्सा भड़का। राहुल ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि उनको किसी का डर नहीं है और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो मोदी सरकार उन्हें जेल में डाल दे। इंदिरा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम के दौरान एंग्री राहुल ने कहा कि वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि किस तरह बीजेपी और आरएसएस के नेता इंदिरा गांधी पर कीचड़ उछालते रहे, इसीलिए वो किसी से डरते नहीं। अलग अलग आरोप मेरे ऊपर उठाए जाते हैं। इतना सा सच नहीं। मोदी जी आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, अब ले इन एजेंसियों को मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद करो। मगर ये जो आप कचरा, ये जो आप कचरा, सुनो, ये जो आप कचरा अपने शब्दों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, मेरे परिवार के ऊपर आप सालों से फेंकते हो। अब आप ऑपोजिशन में नहीं हो, अब आप सरकार में हो। 56 इंच की छाती निकालो, एजेंसियां बनाओ मेरे पीछे और मुझे बंद करो। एक तरफ आरएसएस के लोग, दूसरे तरफ दिल्ली के लोग लड़ाई कराते, दंगा कराते, हिंदुस्तानियों को मराते हैं और बीच में कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। तो राहुल के नए तेवर और कांग्रेस के आक्रामक तेवर के पीछे क्या है और क्या बीजेपी के बड़बोले नेताओं ने राहुल को मोदी सरकार पर वार करने का मौका दे दिया है, इस बारे में बात करने के लिए अब हमारे साथ है कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह और बीजेपी नेता जय नारायण व्यास। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो व्यास जी, आप ही के पास पहले आते हैं। राहुल गांधी काफी दिनों से शांत थे, लेकिन आपके नेता कुछ कुछ बयान देते रहते और उन्हें मौका दे दिया। देखिए, ये बयान से मौका उन्हें मिला या तो फिर कहीं न कहीं जो बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है उसके लिए उनको बचाव में खुद के कूदना पड़ा। ये जो भी तेवर आज दिख रहे हैं उनके, उसके पीछे राज क्या है वो तो शायद राहुल गांधी कह सकते हैं, मगर वो जरूर सुब्रमण्यम स्वामी की जो उनके लिए टिप्पणी है वो टिप्पणी से शायद मुझे लगता है कि बचाव के तेवर नहीं लगे। बचाव के तेवर अलग होते हैं, ये तो वार के तेवर लगे। देखिए, वार के डिफेंस इज द ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, वो भी हो सकता है ना। देखिए, वार के तेवर बचाव के तेवर के अलग आप निकाल के नहीं देख सकते, क्योंकि अभी तक आज तक उनका जो रवैया रहा है, शायद ये भी आप कह सकते हैं कि बिहार में 4 से 27 तक चला गया उनका स्कोर, 600% इंक्रीज हुआ, 66% स्ट्राइक रेट था, सही बात है। मगर वो लालू और नीतीश के तरापे पे बैठ के कांग्रेस ने जो भी प्राप्त किया है
वो किया है। आज भी कांग्रेस में सोनिया जी के और राहुल जी के अलग अलग पावर सेक्टर्स मौजूद है, न उनके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, न मैं मानता हूं कि इस तरह की कोई एक तरह से बहुत प्रोत्साहित होकर। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे असल वजह क्या है? तो आप बोल रहे हैं क्या केवल बिहार की जीत की वजह है राहुल गांधी के इस एंग्री रूप की? अखिलेश जी, आप क्या कहेंगे? सारी इसी तरह की सोच रखते हैं। ये लोग बोलते थे कि विपक्ष की भी आप पात्र नहीं है। उस कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में इन्हें घुटने के बल धूल चटा दिया है, आप सबको पता है। पार्लियामेंट के अंदर आज कह रहे हैं कि डिफेंस कर रहे हैं। अरे चुनौती दी है उन्होंने आपके 56 इंच को, है साहस तो दिखावें। जब आप सत्ता में हैं तो आरोप क्यों लगाते हैं? आप चार्जशीट करिए, जांच करिए, कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन ये क्यों होता है? उसका एक कारण है। जो भी तानाशाही विचारधारा के लोग होते हैं, उसकी विचारधारा के दो ही पार्ट होते हैं। या तो आप उनसे सहमत हो जाओ, और यदि आप उनसे असहमत हैं तो उनके जो लिम्पिड एलिमेंट्स हैं वो तार्किक बात तानाशाही में होती नहीं है। तो आप अमर्यादित बिलो द बेल्ट कहिए, हिंसक और व्यक्ति के व्यक्तिगत ऊपर टिप्पणी करके उसे कीचड़ उछालते हैं। तो वो काम इनके लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप सत्ता में है, अगर आपके पास कुछ ऐसी ताकत है, ऐसी सूचना है, तो आप विपक्ष में नहीं, अभी विपक्ष की भूमिका से बाहर आइए। और जो व्यक्ति टूल से बीजेपी का सुब्रमण्यम स्वामी, वो अटल जी से लगाए, हेगड़े से लगाए, मैं उनको देख रहा हूं पिछले 35 वर्षों से। उनका काम क्या है? लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना, अनर्गल आरोप लगाना, और कम से कम 2 दर्जन मुकदमे वो कर रखे होंगे। एक तरह से सुनने में तो सही लग रहा है कि आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आप जांच करा लीजिए, आप देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। आरोप क्यों लगाने? देखिए ये आरोप का और प्रत्यारोप का सवाल ही नहीं है। अखिलेश जी खामोखा अपने पे सब चीजें लेके उसके बचाव में कूद रहे हैं। एक बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है, क्या अगर गलत है तो आप बता दीजिए गलत है कि ये लोकसभा के चुनाव के पहले एक कंपनी उन्होंने राहुल जी ने करी थी, उसका उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया, गलत है? आप बोलिए गलत है। क्या ब्रिटिश नागरिकत्व उन्होंने काट के नहीं लिखा, गलत है? गलत है, आप बोलिए। या टाइपिंग मिस्टेक है जैसे कांग्रेस ने अपने डिफेंस में कहा है, आप वो बोलिए टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें इतना लंबा विवरण करके आप क्यों बात का बतंगड़ कर रहे हैं? बात सरल है। एक बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है, अगर वो आप मानते हैं कि सच है तो सही है, नहीं है तो उसका खंडन कीजिए। आप इसमें सत्ता ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, आप सत्ता में है, आप विपक्ष में है। अरे वो सवाल कहाँ पैदा होता है भाई? लेकिन व्यास जी, यहाँ पर जांच कराने की बात तो राहुल ने कही ही है, लेकिन साथ ही अखिलेश जी, जिस तरह का आक्रामक रूप अब दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, क्या यही रूप हमें संसद के शीतकालीन सत्र में भी दिखाई देगा? एकदम दिखाई देगा, क्योंकि देश को बर्बाद कर रहे हैं माननीय मोदी जी। आप देखिए, हर फील्ड में एफडीआई इन्होंने खोल दिया, एक पैसा नहीं आ रहे हैं। 60% कम, 50% कम हो गया एक्सपोर्ट। रुपए की बर्बादी है। फॉरेन डिप्लोमेसी में नेपाल तक हमारा दुश्मन हो गया है। हिंदुस्तान में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रुपए का कितना अवमूल्यन होता जा रहा है, पेट्रोल इतने कम होने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस देश को रौंद रहे हैं मोदी जी की सरकार, किसी फील्ड में आगे नहीं है। और तो और जो लोगों की विश्वसनीयता है, जो लोग इस समाज जिनको इज्जत देता है, कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं, उन पे इनके लुम्पिन एलिमेंट्स अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं, और अभी भी ठीक वैसी बातें कर रहे हैं। आपका कान कौवा ले गया, बताओ ले गया कि नहीं ले गया? अरे मेरा कान मेरे सर पे है, तुम्हें ढूंढना चिल्लाना चिल्लाओ, वो हालत है इन लोगों की। मतलब अजीब सी हरकत करते हैं। सत्ता में ये बैठे आरोप लगा रहे हैं, अपना हाथ पर चेहरा खुद दिखा रहे हैं। यहाँ पर कि आप बताओ, आप सफाई दो। अरे भाई, आप सत्ता में बैठे हो, आपके पास सूचना है तो आप कार्रवाई करो, बताओ, फ्रेम करो कि ये इन्होंने चीट किया, ये इन्होंने फ्रॉड किया है। देश को बताओ, क्यों लगाते हो? इसे लगाते हो क्योंकि आपके पास कुछ है। अखिलेश जी बस जी, व्यास जी के चेहरे जी, जब आप कहते हैं कार्रवाई करो, तो जब कार्रवाई होती है तब आप लोग चिल्लाने लगते हो। जब चलिए, लड़ाई ऐसे ही चलती जाएगी। व्यास जी, अखिलेश जी, वो तो दिखाओ ना, 18 महीने हो गए, कुछ मिला? कार्रवाई का जब नौबत आ गई है
जब बातें एक एक करके एक एक परचे अरे होगा तब न करोगे, साहब के जो करतूत है होगा तो तब न करोगे, सामने आ रहे हैं। व्यास जी, अखिलेश जी माफी चाहेंगे, लेकिन माफी चाहेंगे, समय की कमी है। आप दोनों से माफी चाहेंगे, समय की कमी है और लग रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन हॉट होने वाला है, जिस तरह की गर्मियां दिखाई दे रही। बहरहाल बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट ने ई कॉमर्स वेबसाइट को क्यों दिया नोटिस, बताएंगे आपको ये पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। साथ ही राजस्थान में कॉर्पोरेट दिग्गजों के लिए रेड कारपेट बिछा है, तो कितने निवेश की कर रही है सरकार उम्मीद, देखिए आगे। शीना बोरा मर्डर केस में मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी समेत 2 और मुजरिमों पर चार्जशीट तय की गई है और सीबीआई के मुताबिक जांच के दौरान पीटर मुखर्जी का नाम सामने आया है। इसके बाद ही पीटर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सीबीआई ने मीडिया से कुछ भी ब्यौरा साझा करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीटर को आरोपी को बचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में देश के कॉर्पोरेट दिग्गज जुटे हुए हैं। दरअसल निवेश बढ़ाने के मकसद से राजस्थान सरकार ने राजस्थान रिसर्जेंट का आयोजन किया है। इसका उद्घाटन वित्त मंत्री अरुण जेटली और राज्यपाल कल्याण सिंह ने किया। माना जा रहा है कि रिसर्जेंट राजस्थान से करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। राजस्थान की मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राजस्थान में उनको हर तरह की सहूलियतें दी जाएंगी। It's something that we've been working at for the last 2 years. And the investments have been coming over the years. We have collected them today. There are over 3 lakh. But the fact is, it's not something that is happening today and then tomorrow. It's been happening since yesterday. They have taken a lot of steps, and I think they will attract a lot of investment into the state. It's a very large state, and I think this conference has been extremely well organized, extremely well publicized. We have put up Rajasthan first supercritical power generating capacity of 1320 megawatt. That is in district Baran. And now we are basically committing in this summit, basically expanding the capacity by investing additional 10,000 crores. चलिए, तो यहाँ पे राजस्थान में निवेश के और मौके। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कैसी है होंडा की शाइन सीरीज की नई बाइक, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। होंडा ने सीबी शाइन सीरीज में नई बाइक सीबी शाइन एसपी उतार दी है। 4 स्ट्रोक एडवांस्ड होंडा इको टेक्नोलॉजी वाले इंजन वाले नई सीबी शाइन एसपी में 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। इसके साथ साथ आकर्षक फ्रंट लुक, खूबसूरत ग्राफिक्स और डिजिटल एनालॉग मीटर कंट्रोल इसकी खासियतों में से एक है। नई बाइक की कीमत 59,900 रुपए से शुरू होती है। नई सीबी शाइन एसपी आपको 5 आकर्षक रंगों में और 3 वेरिएंट में मिल जाएगी। इसके अंदर बड़ी खास चीज ये है कि पहली बार 125 सीसी सेगमेंट में जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स ट्रांसमिशन इसके अंदर जो हमने लगाई है वो कस्टमर को लॉन्ग कम्यूटिंग में बहुत कंफर्टेबल राइड देगा। और साथ के साथ कॉम्बाइंड ब्रेक सिस्टम है विद डिस्क ब्रेक इन द फ्रंट व्हील और नया क्रोम मफलर है और न्यू टोटल डिजाइन और अनदर थिंग एज अ फीचर इज अ डिजिटल एनालॉग मीटर और फ्रंट वेयरिंग का भी डिजाइन नया है। तो इसलिए हम इस मॉडल को यही कह रहे हैं कि ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए। इसी के साथ आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।